स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। So students, good afternoon everybody. So actually we had decided that today would be off because I have to go home, but due to some reason I could not go. ठीक है, किसी कारण से मैं जा नहीं सका, तो इसीलिए actually I thought कि चलो कोई बात नहीं, क्लास ले लेते हैं. So there would not be wasted of time, wasted of day. ठीक है, but students आज कम है because all of you must be hoping कि ऑफ है, तो स्टूडेंट्स ने उस हिसाब से अपने मैनेजमेंट अरेंजमेंट कर ली होगी. तो वेरी सॉरी फ्रॉम माय साइड कि आज आपको ऑफ की एक्सपेक्टेशन देके मैंने आज क्लास शुरू कर दी. ठीक है, सो फाइन, आई अंडरस्टैंड. तो आज ऐसा करते हैं, आज मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. ठीक है, आज आई विल नॉट गो इनटू डिटेल. आज हम क्लास को जल्दी फिनिश कर देंगे. 4 की बजाय वी विल फिनिश इट ऑफ अर्ली. ठीक है ना, ताकि जो स्टूडेंट्स नहीं आए हैं, जिनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स या जो लाइव लेक्चर्स लेते हैं, उनका नुकसान ना हो. ठीक है ना. सो वी विल स्टार्टिंग विद आर्टिकल 14 ओनली. आर्टिकल 14 ही पढ़ेंगे आज. ठीक है, उसके बाद वी विल बी मूविंग ऑन टू आर्टिकल 15. फाइन. जस्ट गिव मी अ मिनट. So we have Article 14. Important article है. It talks about right to equality. Right to equality. ठीक है, समानता का अधिकार. देखो, as simple as that, किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट के अंदर अगर स्टेट सभी को इक्वली ट्रीट नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली बात है, लोगों के अंदर रिसेंटमेंट पैदा होगी. लोगों के मन के अंदर राज्य के प्रति रिसेंटमेंट, घृणा, एलिनेशन पैदा होगी. एंड इवेंचुअली इट विल लीड टू कोलैप्स ऑफ द स्टेट. आपने बहुत सारी स्टेट्स देखी होंगी जहां पर सिविल वॉर हो जाते हैं, जहां पर लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर देते हैं. यू मस्ट हैव सीन अबाउट ईरान. आपने ईरान की कंडीशन देखी हो. ईरान के अंदर यू मस्ट हैव सीन कि पिछले कुछ समय से देयर इज अ प्रोटेस्ट चल रहे हैं. और वो प्रोटेस्ट पहली बार नहीं हुए हैं, वो प्रोटेस्ट कई टाइम से चल रहे हैं. बिकॉज कहीं ना कहीं ईरान के अंदर लोगों को लगता है कि जो रजीम है दैट इज ऑप्रेसिव, वो लोगों को ऑप्रेस कर रही है. दूसरा, ईरान के अंदर व्हाट पीपल थिंक इज कि वहां के रजीम के कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी. बिकॉज ईरान इज एज ओल्ड एज इंडियन सिविलाइजेशन. इंडियन सिविलाइजेशन अगर हम कहते हैं कि 10,000 साल पुरानी है, 12,000 साल पुरानी है, हालांकि हमारी बुक्स के अंदर तो दे स्टार्टेड विद हरप्पन सिविलाइजेशन, और उससे पहले भी दे गो बाय द ब्रॉन्ज एज, दे गो बाय द आयरन एज, माफ कीजिएगा, कॉपर एज, एंड देन वी हैव द स्टोन एज. स्टोन एज को छोड़ भी दो, तब भी आवर सिविलाइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली 5,000-6,000 ओल्ड. ठीक है, जो बुक्स कहती हैं. बट आई डाउट दैट, बिकॉज रिसर्चर्स कहती हैं कि हरप्पन सिविलाइजेशन 5,000 साल पुरानी नहीं है, बल्कि 8,000 साल पुरानी है. सो न्यू रिसर्चेस आर कमिंग इन. ठीक है, चलो हम इसमें नहीं जाते. बट ईरान की सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन जितनी ही पुरानी है. इट इज एज ओल्ड एज इंडियन सिविलाइजेशन. ठीक है, लेकिन लोगों को लगता है कि हमारी सिविलाइजेशन इतनी पुरानी है. एंड वी ऑल्सो हैव इकोनॉमिक रिसोर्सेज. हमारे पास तेल है, वी हैव ऑयल, वी हैव क्रूड ऑयल. तो हमारे पास तेल है, हमारे पास नेचुरल गैस है, इतने बड़े रिजर्व, उसके बाद भी हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है. तो इसीलिए पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग. बहुत सारे लोग, हजारों लोग मारे जा चुके हैं. मीडिया इज नॉट कवरिंग दैट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन वही अगर यही इशू किसी और कंट्री में हो गया होता तो मीडिया वुड हैव गॉन क्रेजी अबाउट दैट. लेकिन ईरान के अंदर द regime is oppressing people, regime is targeting people. कई 100 लोग, 1000 लोग मारे जा चुके हैं इन एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, बट कोई रिएक्शन नहीं आया किसी मीडिया का. तो दैट्स व्हाई आई से कि जो सो कॉल्ड लिबरल मीडिया है एंड द सो कॉल्ड सेकंड टाइप ऑफ मीडिया, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. हर किसी का अपना एजेंडा है, जो एजेंडा चलाते हैं. चलो मूविंग ऑन. तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि जब तक किसी राष्ट्र के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं होता, ठीक है, रूल ऑफ लॉ का एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज. मैं आपको पढ़ाया हुआ है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू
absence of special privileges. There will be no special privileges to anybody. ठीक है, कोई special privilege नहीं मिलेगा. That means everybody will be equal before law. The law will be supreme. And every person, irrespective of his position, rank, will be subject to same law administered in ordinary courts. ठीक है, that means the state will treat every person alike, same treatment by the state. ठीक है, this is the first part of Article 14, इक्वेलिटी बिफोर लॉ. इक्वेलिटी बिफोर लॉ सिंपली कि हर राज्य हर व्यक्ति को इक्वल रूप से ट्रीट करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल. तो दिस इज द जनरल रूल. ये एक जनरल रूल है. अब इसी जनरल रूल के ऊपर यू विल सी आर्टिकल 15 बनाया गया है. समझने की कोशिश करना. आर्टिकल 15 इसी जनरल रूल के ऊपर बिल्ड हो रहा है. आर्टिकल 16 बिल्ड हो रहा है. आर्टिकल 17 बिल्ड हो रहा है. एंड आर्टिकल 18 बिल्ड हो रहा है इसी जनरल रूल के ऊपर. आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 18. आर्टिकल 14 कह रहा है कि स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. एक सिंपल पॉलिसी ले डाउन कर रहा है, एक ब्रॉड रूल ले डाउन कर रहा है कि स्टेट किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ना ही किसी को स्पेशल बेनिफिट स्पेशल प्रिविलेज मिलेंगे. ठीक है, आपका रैंक कुछ भी हो, पोजीशन कुछ भी हो, आप चाहे पीएम हो, आप चाहे देश के चीफ सेक्रेटरी हो, आप चाहे चीफ मिनिस्टर हो, आप चाहे राज्य के देश के आप कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे आप स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हो, आप चाहे राज्य के डीजीपी हो, आप चाहे बड़े से बड़े अधिकारी हो, अगर आप लॉ को वायलेट करते हो, द लॉ विल पनिश यू इन द सेम मैनर एंड यू विल बी सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ एज एन ऑर्डिनरी पर्सन. ठीक है, हमारे देश के अंदर कई ऐसे पॉलिटिशियंस, हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस हुए हैं जिनके खिलाफ मुकदमे चले हैं. वैसे ज्यादातर तो नहीं चलते हैं, ठीक है, जब तक वो पावर में रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर चलते तभी हैं जब वो ऑपोजिशन में जाते हैं. लेकिन ऐसे पॉलिटिशियन के खिलाफ जब मुकदमे चले, ट्रायल हुए, तो उनके लिए स्पेशल कोड बनाई गई थी नहीं? क्या उनके लिए कोई स्पेशल लॉ बनाया गया था? नहीं. जो लॉ हर व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल था, वही लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल था. सो दे वर सब्जेक्टेड टू सेम लॉ एज एनी अदर पर्सन इन इंडिया. ठीक है ना. सो दिस इज नथिंग बट अ फेसेट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड रूल ऑफ लॉ. तो आर्टिकल 14 का एक हिस्सा जनरल रूल ले डाउन कर रहा है कि सभी के संग समान रूप से स्टेट व्यवहार करेगी. ठीक है, मैंने जैसे कल आपको बताया था, एग्जांपल देते हैं कि सपोज स्टेट ने एक लॉ बनाया जिसके अंदर स्टेट सेज कि अगर कोई मर्डर करता है तो मर्डर की पनिशमेंट है फॉर मेन इट इज लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ, और फॉर विमेन इट इज ओनली लाइफ इंप्रिजनमेंट. अब यहां पर मुझे बताओ, मर्दों के लिए, मेल्स के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ सजा, विमेन के लिए केवल लाइफ इंप्रिजनमेंट. यहां पर डिस्क्रिमिनेशन आया कि नहीं आया? किस आधार पर आया? जेंडर के आधार पर, सेक्स के आधार पर. तो दिस इज वायलेटिंग आर्टिकल 14. ये आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रहे हैं. ठीक है, और इसी जनरल रूल के आधार पर हमारे पास स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं. आर्टिकल 14 इज लिंक्ड डाउन जनरल रूल. ठीक है, और आर्टिकल 15 and article 15 it talks about no discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. लीजिए, आर्टिकल 14 says no discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth. अब यहां पर भी आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 की ही भाषा बोल रहा है. आर्टिकल 14 के अंदर जनरल रूल बनाया गया, ले डाउन किया गया. आर्टिकल 15 वैसे ही तो बात कर रहा है. आर्टिकल 14 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जनरली. आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट इन आधारों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी. एज सिंपल एज दैट. तो आर्टिकल 14 का स्कोप बड़ा है, आर्टिकल 15 का कम है लेकिन स्पेसिफिक है. देन आर्टिकल 16 इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. In the matter of employment under the state.
And also the state will not discriminate on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth, descent and residence. लीजिए, यहां पर भी आर्टिकल 16 कह रहा है कि राज्य किसी को भी गवर्नमेंट सर्विसेज देते वक्त, दैट मींस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के एस्पेक्ट में किसी के संग रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट मतलब आप कहां से बिलोंग करते हो, रेसिडेंस आप कहां रहते हो, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। आपने देखा होगा स्टेट सर्विसेज के एग्जामिनेशन होते हैं, यूपी के एग्जामिनेशन है, लोग बिहार से भी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं, दिल्ली के एग्जामिनेशन है, लोग पंजाब से भी फॉर्म भरते हैं, दिल्ली का तो जनरली नहीं होता, पंजाब के एग्जामिनेशन है तो लोग दिल्ली से भी फॉर्म भरते हैं, तो वहां पर आपके रेसिडेंस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा। तो आर्टिकल 16 बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन सरकारी सर्विसेज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयमेंट के लिए, और रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और डिसेंट के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट abolition of untouchability. It says कि कोई भारत के अंदर अनटचेबिलिटी बैन है, क्योंकि अनटचेबिलिटी अपने आप के अंदर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है। अनटचेबिलिटी एक ऐसी प्रथा थी जो आज भी फॉलोड होती है अनफॉर्चुनेटली, जिसके अंदर केवल एक वर्ग को, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसके संग लोग बैठते नहीं है, उनके संग उनकी कंपनी पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में अस्पृश्यता कहते हैं, लोग उनके संग खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर भेदभाव क्रिएट करता कि नहीं करता। सपोज मैं ही हूं, अब मैं किसी के घर पे गया तो बाकी लोग तो आराम से सोफा पे बैठे हुए हैं, बाकी लोगों को तो अच्छे से खाना पीना दिया जा रहा है, लेकिन मुझे बाहर बिठा दिया, बाकी लोगों को अच्छा प्लेट्स के अंदर सर्व किया गया, मुझे सर्व किया गया अलग प्लेट्स के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं समाज के अंदर फैला हुआ रॉट कमी नहीं दिखाता, बिल्कुल दिखा रहा है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई आर्टिकल 17 सेज कि अनटचेबिलिटी, क्योंकि अनटचेबिलिटी को बैन करना जरूरी था, क्योंकि भारत में अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, छुआछूत की प्रैक्टिस थी, इसीलिए आर्टिकल 17 के माध्यम से अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया। मतलब अनटचेबिलिटी नहीं होगी तो भेदभाव नहीं होगा, और भेदभाव नहीं होगा तो एक रूल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है ना। और जो भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी करता पाया गया, ही विल बी पनिश अंडर लॉ। तो भारत के अंदर भी है आज के समय में SC ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट, SC ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट। ठीक है, इसके माध्यम से जो भी व्यक्ति किसी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के व्यक्ति के साथ भेदभाव करता है, ही कैन बी पनिश्ड, ठीक है, सिवियर पनिशमेंट है। आर्टिकल 18 टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि राज्य, स्टेट किसी भी सिटीजन को टाइटल्स नहीं देगा। एकेडमिक और मिलिट्री डिस्टिंक्शन दे सकता है, अगर किसी ने एकेडमिक्स में कुछ अचीवमेंट किया है, मिलिट्री में किसी ने कुछ शौर्य दिखाकर, बहादुरी दिखाकर कुछ अवार्ड जीता, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बिकॉज वहां पर वो टाइटल नहीं है, वो अवार्ड है। टाइटल होता है उपाधि, जो किसी के नाम के संग लगाई जाती है। उपाधि देने का ऑब्जेक्टिव होता है दिखाना कि द पर्सन पोजेसेस अ हाई स्टेटस, उसका स्टेटस बड़ा है, वो बाकियों से ऊपर है, तभी उपाधि दी जाती थी मिडिवल समय के अंदर, एंशिएंट समय के अंदर, ये दिखाने के लिए कि व्यक्ति बाकियों से बड़ा है, ठीक है। तो उपाधियां कहीं ना कहीं समाज के अंदर डिस्टिंक्शन क्रिएट करती थी। अब सपोज एक आदमी को उपाधि स्टेट ने दी है राय बहादुर, राय दीवान, शमशेर बहादुर, अब वो व्यक्ति जब चलेगा तो लोग उसको राय साहब करके सलाम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो दिखाएगा कि समाज के अंदर उसका पद, स्टेटस ऊंचा बाकियों से, ठीक है। तो अब हम समाज में चाहते थे इक्वालिटी, तो इसीलिए टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया कि स्टेट किसी को टाइटल्स देगा ही नहीं। अब नाउ हमारे आर्टिकल 14 के अंदर जो जनरल रूल ऑफ इक्वालिटी था, इक्वालिटी बिफोर लॉ था, वो आर्टिकल 15 के अंदर भी दिख रहा है, 16 के अंदर भी दिख रहा है, 17 के अंदर भी दिख रहा है और 18 के अंदर भी दिख रहा है, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम आर इक्वली, ऑल ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड, माफ कीजिएगा।
Now, Article 14 talks about equality before law. Article 14 talks about equality. इसके दो हिस्से हैं. One is equality before law. And second part is equal protection of law. कल हम यहां से पढ़ रहे थे. कल मैंने आपको थोड़ा जल्दी में करा दिया था बिकॉज आई थॉट कि आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन कर दिया जाए इस टॉपिक का. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ईपीएल. नाउ व्हाट इज ईपीएल? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट इज रिलेटेड टू इक्वलिटी बिफोर लॉ. और लोगों को लगता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इक्वलिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट है. आंसर इज नो. इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, इट इज अ कोरोलरी. दैट मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वलिटी का एक भाग है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर मैंने आपको बताया था, इट सिंपली सेज likes shall be treated alike. या फिर equals shall be treated equally. Now, like shall be treated alike, equal shall be treated equally. कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था. एग्जांपल वाज कि सपोज एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो आप. उस यूनिवर्सिटी के अंदर सपोज 4 या 5 फ्लोर है और पांचों फ्लोर्स के अंदर यू हैव द क्लासरूम्स. अब 5 फ्लोर 4 फ्लोर चढ़ना मुश्किल होता है, बट जो फिजिकली फिट है या यूं कहो कि जो फिजिकली एबल्ड है, ठीक है, उसके लिए 4 फ्लोर चढ़ना 5 फ्लोर चढ़ना बेटा इतना मुश्किल नहीं होगा. ठीक है, एज कंपेयर टू उस व्यक्ति के लिए हु इज स्पेशली एबल्ड. अब सपोज एक व्यक्ति है जो बचपन कंजेनिटली ही स्पेशली एबल्ड है. फॉर एग्जांपल उसकी एक लेग नहीं है, टांग नहीं है, या फॉर एग्जांपल उसके पैर में कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट है, प्रॉब्लम है. ठीक है, सो द थिंग हियर इज अब आपकी यूनिवर्सिटी में एक ही लिफ्ट है और वो लिफ्ट रिजर्व की गई है फॉर स्पेशली एबल्ड पीपल. ठीक है, नाउ अभी मैं बोल के चुका हूं कि आर्टिकल 14 सेज कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट. स्टेट सभी को इक्वली ट्रीट करेगा. दैट मींस अगर किसी एक व्यक्ति को एक बेनिफिट मिला तो वो सभी को मिलेगा. लेकिन यहां पर तो बेनिफिट केवल और केवल रिजर्व किया गया है स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए. व्हाट अबाउट अदर पीपल? सो द आंसर हियर इज, अगर स्टेट स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए अगर लिफ्ट्स रिजर्व, एस्केलेटर्स माफ कीजिएगा, एलिवेटर रिजर्व भी कर रही है, तो इट इज नॉट वायलेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज इक्वालिटी का एक फेसेट होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. दैट मीन्स लाइक्स शैल बी ट्रीटेड अलाइक. दैट मीन्स द पीपल situated in similar circumstances shall be treated equally. But treat देखिए, इट सिंपली सेज कि ऐसे लोग
जो इक्वल सर्कमस्टांसेस में है, सेम कंडीशन में, उनको इक्वली ट्रीट करना सही है। लेकिन जो लोग इक्वल सर्कमस्टांसेस, समान सर्कमस्टांसेस में है ही नहीं, अगर आप ऐसे लोगों को समान ट्रीटमेंट दोगे, सेम ट्रीटमेंट दोगे, सिमिलर ट्रीटमेंट दोगे, तो उससे बड़ा इक्वालिटी का वायलेशन कोई नहीं होगा। अब आपको कहोगे ये किस उल्टी बात कर दी, देन कम बैक टू द एग्जांपल दैट वी हैव गिवन। भैया एक यूनिवर्सिटी के अंदर 4 या 5 फ्लोर्स है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स, एबल बॉडीड स्टूडेंट्स भी हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं। सो द थिंग हियर इज कि अगर आप स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए लिफ्ट नहीं दोगे, उनको लिफ्ट रिजर्व नहीं करोगे, तो इन दैट केस दे विल नॉट बी एबल टू रीच 4th और 5th फ्लोर। कैसे पहुंचेंगे? जो स्पेशली एबल्ड है, दे विल नॉट बी एबल टू रीच टू 4th एंड 5th फ्लोर। तो जब वो 4th और 5वीं फ्लोर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे, जब वो क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएंगे तो कंपीट कैसे करेंगे? और जब वो कंपीट नहीं करेंगे बाकी स्टूडेंट्स से, तो ऑब्वियसली दे विल स्कोर लेस। तो द थिंग हियर इज, इक्वालिटी का मतलब इज नॉट इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट टू दोज पीपल हु आर सिचुएटेड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। जो लोग एक जैसी कंडीशन में है, एक जैसी सिचुएशन में है, उनको आप इक्वली ट्रीट कर सकते हो। लेकिन द पीपल हु आर नॉट सिचुएटेड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, ऐसे लोगों को अगर आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो, ऐसे लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हो, सेम फैसिलिटी दे रहे हो, स्पेशल बेनिफिट दे रहे हो, इन दैट केस दिस इज अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी। एक और एग्जांपल दो। सपोज एक क्रिकेट मैच चल रहा है और 3 बच्चे उस मैच को देखना चाह रहे हैं, ठीक है? एक की हाइट है 5 फीट, दूसरे की हाइट है 4 फीट और तीसरी की हाइट है 2 फीट। अब वो समान सेम प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो जो 5 फीट जिसकी हाइट है वो तो आराम से एक वुडन ब्लॉक के ऊपर से देख सकता है, बिकॉज उसकी हाइट जो है, उसकी जो नेक है वो वुडन ब्लॉक से ऊपर देख पा रही है। जो 4 फीट वाला बच्चा है वो भी मुश्किल से कहीं ना कहीं वुडन ब्लॉक से देख लेगा, लेकिन बस वुडन ब्लॉक जो सामने बैरियर लगा हुआ है उसकी हाइट यहां तक आ रही है, तो उस बेचारे को बार बार जो है वो उठना पड़ रहा है, ठीक है? ही हैज टू क्लाइंब अप और ही हैज टू जंप टू वॉच द मैच। और जो 3 फीट वाला वो तो बेचारा देख ही नहीं पाएगा, बिकॉज सामने जो उसके बैरियर लगा हुआ है वुड का, वो 3 फीट से ऊपर है। अब इन दिस केस अगर आप सभी को ये बोलोगे कि नहीं, ये समान प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, तो देयर इज इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। लेकिन द थिंग हियर इज कि जो 3 फीट का बच्चा है उसको आपको एक 2-2.5 फीट का स्टूल देना होगा ताकि वो, और जो 4 फीट वाला उसको आपको 1.5 फुट का स्टील देना होगा, और जो 5 फीट वाला है उसको आपको कुछ नहीं देना, बिकॉज वो ऑलरेडी ही लंबा है, ठीक है? तो जब इन दोनों बच्चों को, जो छोटे हाइट में, उनको स्टूल दिए जाएंगे तो वो तीसरे के समान लेवल पर आ जाएंगे। दिस इज नथिंग बट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है? सो इट सेज कि उन्हीं लोगों को इक्वली ट्रीट करो जो लोग इक्वल सिचुएशन में हैं। जो लोग इक्वल सिचुएशन में है ही नहीं, उनको अगर आप इक्वली ट्रीट करोगे, इट विल लीड टू वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, राइट? सो फॉर्मल इक्वालिटी, इक्वालिटी के 2 हिस्से हैं। वन वे इज फॉर्मल इक्वालिटी दैट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सभी के संग एक जैसा व्यवहार। एंड देन वी हैव द सब्सटेंटिव इक्वालिटी। Substantive equality, it means
लीजिए, सब्सटेंटिव इक्वलिटी बात करती है अगेन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, कि जो लोग समान सिचुएशन में नहीं है, जो लोग डिसएडवांटेज सिचुएशन में, जो लोगों के संग डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, जो लोग ऐसी सिचुएशन से गुजरे हैं जिसके कारण वो बैकवर्ड है सोशली, इकोनॉमिकली, ठीक है, सोशली, एजुकेशनली, तो ऐसे लोगों को अगर आप कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं दोगे तो बाकियों से कभी ओपन कंपटीशन में compete ही नहीं कर पाएंगे. सो दे विल रिमेन बैकवर्ड परपेचुअली. सो इसीलिए we have a concept of substantive equality that does not focus on equality of treatment but that focuses on equality of opportunity और equality of outcomes. That means जो डिसएडवांटेज सिचुएशन में है उसको कुछ ऐसे स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाएं ताकि वो बाकियों से compete कर सके. ठीक है, अब क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे? बेनिफिट्स विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू, इट विल कॉरस्पॉन्ड टू द डिसएडवांटेज फेस बाय अ पर्सन. फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन लिख रहा है बट वो स्टूडेंट ही इज विजुअली इंपेयर्ड. अब अगर आप चाहते हो कि वो स्टूडेंट भी बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करे और सिक्योर करे, तो आपको उसको एक स्क्राइब देना होगा, नहीं देना होगा? आप उसको दोगे ना स्क्राइब, बिकॉज वो पढ़ नहीं सकता क्या लिखा हुआ है, वो लिख भी नहीं पाएगा, इसलिए आपको उसको एक स्क्राइब देना होगा जो वो स्टूडेंट डिक्टेट करेगा, स्क्राइब लिखता जाएगा. दिस इज व्हाट सब्सटेंटिव इक्वालिटी स्टैंड्स फॉर, कि जो बेचारा पिछड़े हुए सिचुएशन में है उसको बाकियों के बराबर लाने के लिए यू नीड टू प्रोवाइड देम स्पेशल बेनिफिट्स. आप लोगों ने देखा होगा कि जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स होते हैं या स्पेशल एबिलिटी वाले कैंडिडेट्स होते हैं, उनको स्पेशल टाइम दिया जाता है एग्जामिनेशन के अंदर. वो इसलिए दिया जाता है बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर सफरिंग फ्रॉम डिसएडवांटेज. तो उनका डिसएडवांटेज उनकी अपॉर्चुनिटी को हिंडर ना करे, अपॉर्चुनिटी के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करे, इसीलिए दे आर गिवन स्पेशल बेनिफिट. एंड दिस इज नथिंग बट सब्सटेंटिव इक्वालिटी. ठीक है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ गोज फॉर सब्सटेंटिव इक्वालिटी. तो जनरल इक्वालिटी ये कहती है कि सभी के संग इक्वल ट्रीटमेंट, लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट उन्हीं लोगों के साथ जो समान कंडीशन में. जो लोग समान कंडीशन में, इक्वल सिचुएशन में नहीं है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देके बाकियों के समान पैरिटी पर लाया जा सकता है. दिस विल नॉट रिजल्ट इन इक्वालिटी, दिस विल नॉट रिजल्ट इन वॉल्यूशन ऑफ इक्वालिटी, बट दिस विल एक्ट इन द फर्दरेंस ऑफ इक्वालिटी. In the furtherance of equality. ठीक है, so this is what equal protection of law stands for. ठीक है, आपको उदाहरण देते हैं, we'll give you example. ये वो समझते हैं. नाउ आपने एक चीज तो भी समझ ली, उदाहरण मैं आपको दूंगा अभी थोड़ी देर में. एक चीज तो मैंने समझ ली, that to achieve equality of outcomes, the disadvantaged section shall be given benefit of affirmative action. Affirmative action. ठीक है, अब affirmative action का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन. Reservation is a very good example of affirmative action. Reservation simply says, a reservation is a type of affirmative action जो ये कहता है कि जो लोग historically, socially, educationally backward है, एजुकेशनली बैकवर्ड है. ठीक है, एजुकेशनली बैकवर्ड है. अब देखो एक चीज समझना बेटा, सोशल स्टेटस में, एजुकेशनल स्टेटस में, इकोनॉमिक स्टेटस में कहीं ना कहीं इंटरलिंकिंग होती है. देयर इज अ इंटरलिंकिंग. अब एक व्यक्ति जो सोशली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड का मतलब ये है कि समाज में उसका, उसकी कम्युनिटी का स्थान ऊंचा नहीं है, उसके संग सोशल डिस्क्रिमिनेशन होती है, लोग ऐसे व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं लेने देते. अब ऐसा आदमी एजुकेशनली बैकवर्ड होगा, हो सकता है उसमें तो कुछ लोग स्पेशल हो जो कंपटीशन को बीट करके आगे निकल जाएं या चैलेंजेस को बीट करके आगे निकल जाएं, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर एक कम्युनिटी सोशली बैकवर्ड है,
बहुत चांसेस होते हैं कि वो एजुकेशनली बैकवर्ड होगी, बिकॉज जिसके संग सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जिसको कोई लोग स्कूल में पढ़ने नहीं दे रहे, जिसको कॉलेजेस में एडमिशन नहीं लेने दे रहे, जिसको नौकरी के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, तो ऐसे लोग जब पढ़ ही नहीं पाएंगे, एजुकेशनली बैकवर्ड हो जाएंगे। और जब वो एजुकेशनली बैकवर्ड हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, दे कैन नॉट गेट मीनिंगफुल जॉब्स। और जब उनको मीनिंगफुल अच्छी नौकरियां नहीं मिलेंगी तो किस प्रकार से दे विल बिकम इकोनॉमिकली बैकवर्ड। और जब वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहेंगे तो अगेन वो एजुकेशनली बैकवर्ड हो जाएंगे, बिकॉज बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, एजुकेशनली बैकवर्ड हो जाएंगे, अगेन सोशली बैकवर्ड हो जाएंगे। तो ये विशियस सर्कल है, दिस इज अ विशियस सर्कल, इसको बोलते हैं कुचक्र। इसमें इंसान एक बार फंस गया तो वापस नहीं आ पाता। सोशल इक्वालिटी, सोशल बैकवर्डनेस एजुकेशनल बैकवर्डनेस को जन्म देती है, एजुकेशनल बैकवर्डनेस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को जन्म देती है, और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फिर से एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस को जन्म देती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को चक्र से बाहर निकालने के लिए, विशियस साइकिल से बाहर निकालने के लिए वी रिक्वायर स्पेशल बेनिफिट्स, एंड वन बेनिफिट इज रिजर्वेशन, दूसरा होता है रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। आप रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड, जैसे एज रिलैक्सेशन ऑफ एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड कर देते हैं, एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड, जैसे एज रिलैक्सेशन दे दी एक सर्टेन कास्ट कैटेगरी के लोगों को, जब उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगी मतलब वो बाकियों से ज्यादा उम्र तक एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव एक्शन का ऑब्जेक्टिव ये होता है पिछड़े हुए को आगे लेकर आना, डिसएडवांटेज को, मार्जिनलाइज को बाकियों के संग इक्वल पैरिटी पर लेकर आना। ठीक है, तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी goes for special benefits in the form of affirmative action to disadvantaged section of society. Now that means कि सब्सटैंटिव इक्वालिटी भी इक्वालिटी का ही हिस्सा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि समान ट्रीटमेंट हर किसी को देना ठीक नहीं होता, प्रैक्टिकली ये सही नहीं है। अब आपके घर में सपोज एक बुजुर्ग है और वो बुजुर्ग बीमार रहते हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद बॉडी कमजोर हो जाती है, बॉडी के अंदर जो कैपेसिटी होती है, बॉडी की जो रेसिस्टेंस होती है, रेजिलियंस होती है, वो नहीं बचती है। सभी के साथ है, जब हम बूढ़े होंगे हमारे संग भी होगा, बल्कि होने शुरू हो गया। आज से 5 साल पहले भी जिम वगैरह करते थे, फिजिकल फिटनेस करते थे, दौड़ते थे, भागते थे, वेट उठाते थे, कभी बैक पेन नहीं होती थी। आज जो है 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ जाए, बैक पेन शुरू हो जाती है। तो असर तो दिख रहा है, उस उम्र में आना तो नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट वेरी, आई एम इन माई मिड 30s, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सो द थिंग हियर इज, आपकी फैमिली में मान लो अगर बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, तो द थिंग इज क्या, उनको आप स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देते हो, उनकी एज के कारण, उनकी हेल्थ के कारण देते हो ना। उनको आप जब घर के अंदर उनके लिए स्पेशल खाना भी बनता है, हमारे घर में तो बनता है हमारी दादी के लिए, जिसके अंदर हम थोड़ा सा मिर्च, मसाले, घी, तेल थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में डालते हैं ताकि उनकी सेहत पर, हेल्थ पर फर्क ना पड़े। वन, ऑब्वियसली जब उनको कहीं लेके जाते हैं तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है उनको, जैसे बाकी लोग तो खड़े भी हो जाएंगे, उनको खड़ा नहीं रखा जाता, उनको प्रॉपर सीट्स चाहिए, गाड़ी के अंदर उनको प्रॉपर सीट दी जाती है बैठने के लिए, लेटने के लिए। सो थिंग इज कि प्रैक्टिकली ये चीज हम सभी करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो इंसान डिसएडवांटेज है एक सेक्टर के अंदर, उसको एटलीस्ट स्पेशल बेनिफिट दिया जाए ताकि वो बाकियों के संग हो सके। ठीक है ना, दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, बिकॉज इक्वल ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज पीपल आर नॉट इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस। दुनिया के अंदर पीपल आर सिचुएटेड इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, इक्वल सर्कमस्टांसेस में लोग हैं ही नहीं, तो आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हो? ठीक है ना। नाउ द थिंग इज कि दैट मींस द concept of substantive equality or equal protection of law allows the state to discriminate substantive equality का concept state को allow करता है कि it can discriminate between people in the matter of legislation. इसका मतलब स्टेट जब लॉ बना रही है तो जरूरी नहीं है लॉ सभी के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल हो। नो, स्टेट कई बारी कुछ स्पेशल लोगों के बेनिफिट के लिए लॉ बना सकती है। दैट मींस स्टेट कैन क्लासिफाई पीपल फॉर द
पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन. पर्पस ऑफ लेजिस्लेशन. क्लासिफाई पीपल मतलब सरकार जो है कुछ लोगों को चुन सकती है जिनको स्पेशल बेनिफिट दिया जाएगा. दैट मीन्स बाकियों को बेनिफिट नहीं दिया जाएगा. तो सरकार ने लोगों को क्लासिफाई कर दिया ना, अलग अलग क्लासेस में डाल दिया. यस और नो? बिल्कुल डाल दिया. कुछ को स्पेशल बेनिफिट दिया जाएगा और कुछ को नहीं दिया जाएगा, तो क्लासिफिकेशन तो हो गई. अब सपोज मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो मेरी क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, सपोज मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सपोज मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो मेरी क्लास के अंदर सपोज 40 की स्ट्रेंथ है, उसमें से 13 या 14 बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 50% से कम है, बाकियों की परसेंटेज अच्छी है, 80%, 85, 90. हालांकि परसेंटेज और समझदारी का या इंटेलिजेंस का कोई लिंक होता नहीं है, कोई ऐसा रीजनेबल लिंक नहीं है, क्योंकि मैंने देखा क्लास के अंदर, हमारी क्लासेस के अंदर जो बैक बेंचर्स थे वो आज हमसे ज्यादा अच्छी पोजीशन पे. आई एम नॉट सेइंग आई एम इन अ बैड पोजीशन, बट आई एम सेइंग कि वो हमसे ज्यादा अच्छी पोजीशन पे है. सो द थिंग इज कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही सब कुछ नहीं होता. कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व सबसे इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, चलो कमिंग फॉरवर्ड. तो मेरी क्लास के अंदर सपोज 40 बच्चों में से 12 या 13 बच्चे ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज बहुत खराब है. दैट मीन दे आर वीक. नाउ मैंने कहा कि यार ये बच्चे वीक हैं, आई नीड टू अरेंज स्पेशल क्लास, एक्स्ट्रा क्लास फॉर देम. अब एक्स्ट्रा क्लास में अगर मैं सारे बच्चों को बुला लूंगा तो आई कैन नॉट पे स्पेशल अटेंशन टू ऑल ऑफ देम. कर ही नहीं सकता, बिकॉज 40 बच्चों के लिए स्पेशल क्लास नहीं लग सकती. तो व्हाट आई डिड, मैंने उन 12-13 बच्चों को सेग्रीगेट किया, अलग किया, फिजिकली नहीं, अलग कर लिया कि यार इन बच्चों की परसेंटेज खराब है. दैट मीन्स दे शैल बी गिवन एक्स्ट्रा ट्यूशंस और क्लासेस जो भी हो. और जो बाकी के बच्चे हैं हु आर एवरेज, तो उनको स्पेशल बेनिफिट या स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा. अब मैंने क्या किया, आई हैव क्लासिफाइड स्टूडेंट. सो इसी तरह स्टेट भी लॉ बनाते वक्त लोगों को अलग अलग क्लासिफाई कर सकती है, एंड द स्टेट कैन ऑल्सो इंश्योर कि द पीपल आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस and they shall be given special benefits. Now, state can classify people for the purpose of legislation, and there must be intelligible differentia सेकेंड थिंग. पहली चीज, स्टेट लॉ बनाने के लिए लोगों को अलग अलग कर सकती है. दैट मीन स्टेट ऐसा लॉ बना सकती है जिसके अंदर कुछ खास लोगों को बेनिफिट दिया जाए, बाकियों को नहीं. तो स्टेट ने लोगों को क्लासिफाई अलग अलग कर लिया. यस, एंड देयर मस्ट बी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, मतलब जिन लोगों को क्लासिफाई करके स्पेशल बेनिफिट दिए जा रहे हैं और जिन लोगों को बेनिफिट से एक्सक्लूड किया जा रहा है, उनके बीच में ऐसा डिफरेंस होना चाहिए दैट कैन बी इंटेलिजिबल, मतलब जिसको जिस डिफरेंस को मेजर किया जा सके, जिस डिफरेंस को परसीव किया जा सके, समझा जा सके. अब जैसे मेरी क्लास के अंदर मैंने 40 बच्चों को अलग किया. ठीक है, 40 बच्चों को अलग किया किस आधार पर, मतलब 12 बच्चों को अलग किया और बाकी 28 को अलग किया किस आधार पर, उनकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स के आधार पर. अभी जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल ऑफ देम, ये कहीं ना कहीं जो मैंने जिनको स्पेशल बेनिफिट देना है उनको और बाकी के स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करते कि नहीं करते? डिफरेंस है, क्योंकि जिनको मैंने स्पेशल बेनिफिट देने के लिए अलग किया है उनकी परसेंटेज बेचारों की 40% है, बाकियों की परसेंटेज जो है वो 60, 70, 80% है. तो दोनों में डिफरेंस तो है. सो देयर इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया अमंग द पीपल लेफ्ट आउट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो लोगों के अंदर जो मैंने भेदभाव किया है, लोगों को अलग अलग किया है, वो एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के आधार पर ही किया है. वो एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के आधार पर ही किया है. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस.
Just give me a minute. And next. ध्यान से देखना. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ व्हाट हैपेंड, राज्य ने लॉ बनाना है स्पेशल लोगों के लिए. ठीक है, जिसके अंदर स्पेशल बेनिफिट दिया जाएगा कुछ लोगों को. वन, इसीलिए स्टेट ने कुछ लोगों को अलग किया जो बैकवर्ड थे और बाकियों को हटा दिया, बाकियों को एक्सक्लूड कर दिया. सो स्टेट हैज कमिटेड क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल. और क्लासिफिकेशन करते वक्त जिन लोगों को हटाया गया बेनिफिट से, उनके बीच में और जिन लोगों को बेनिफिट दिया गया, दोनों के बीच में देयर इज अ इंटेलिजिबल डिफरेंशियल. डिफरेंस तो है. जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी क्लास में 12 बच्चे 40% से नीचे परसेंटेज वाले, बाकी एवरेज 60, 70, 80% वाले. और तीसरा, द क्लासिफिकेशन मस्ट हैव अ नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड. जो मैंने बच्चों को अलग अलग किया, क्लासिफाई किया, क्लासिफाई करने का या क्लासिफिकेशन के आधार और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या, अल्टीमेटली बच्चों को क्लासिफाई करने का, ताकि बच्चों को, जो वीक बच्चे हैं, दे शैल आल्सो बी बॉट एट पैरिटी विद अदर स्टूडेंट्स, वो बाकियों के समान स्तर पर आ जाए. इसलिए तो मैंने उनको क्लासिफाई किया. तो जो मैंने क्लासिफाई किया है, जिस आधार पर मैंने लोगों को क्लासिफाई किया है, किस आधार पर क्लासिफाई किया है? उनकी परसेंटेज के आधार पर. अब मैंने स्टूडेंट्स को उनकी परसेंटेज ऑब्टेन्ड के आधार पर क्लासिफाई किया. ठीक है, अलग अलग किया. अब उस क्लासिफिकेशन का या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का, ठीक है, यहां पर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिख लेते हैं. क्या मेरे ऑब्जेक्टिव से कोई लिंक है? मैंने यहां पर जो बच्चों को अलग अलग किया है, किस आधार पर? उनकी परसेंटेज के आधार पर. क्या उस बेसिस का मेरे ऑब्जेक्टिव से कोई लिंक है? बिल्कुल है. मैंने बच्चों को किस आधार पर क्लासिफाई किया, अलग अलग किया? उनकी परसेंटेज के आधार पर. ठीक है, दैट मीन्स वो वीक बच्चे हैं. ऑब्जेक्टिव मेरा क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि उनको, बाकियों को, इन बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट देके, ट्यूशन देकर बाकियों के समान ले आऊं. तो ये जो मैंने क्लासिफिकेशन का बेसिस अपनाया है, क्या ये ऑब्जेक्टिव से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जुड़ा हुआ है. ऑब्जेक्टिव क्या है? इक्वालिटी ऑफ आउटकम, लर्निंग आउटकम, बच्चों को समान स्तर पर, एजुकेशन स्टैंडर्ड पर ले आऊं. इसके लिए मैंने कमजोर बच्चों को अलग क्लासिफाई करके उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया. ठीक है ना. तो जैसे ही 3 कंडीशंस पूरी होती हैं, आर्टिकल 14 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई. अब यूं सोचो, समान ध्यान से सोचो. एक और एग्जांपल देता हूं. सपोज मेरी क्लास में बच्चे हैं, जिसमें तो कुछ बच्चे वीक हैं और कुछ बच्चे होशियार हैं. होता है, हर क्लास में होता है. ठीक है, बच्चे कहीं अटेंशन पे नहीं कर पाते हैं, नथिंग रॉन्ग विद देम. ऐसा नहीं कि वो साइकोलॉजिकली, मेंटली शार्प नहीं. बच्चे कभी अटेंशन नहीं देते हैं बचपन में. बच्चों का ध्यान जो है मार कूद में, मारपीट में, उछल कूद में, नॉट मारपीट, उछल कूद में, खेल में ज्यादा रहते हैं. ठीक है, लेकिन वो उम्र के संग जो है वो स्टेबल हो जाते हैं बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ देम. अब सपोज मेरी क्लास में वीक बच्चे हैं और स्ट्रॉन्ग, मतलब एवरेज बच्चे हैं. नाउ आई वांट टू अचीव पैरिटी ऑफ एजुकेशनल आउटकम. मैं चाहता हूं कि सभी जो है वो एक ही एजुकेशनल स्टैंडर्ड पर आ जाएं. ठीक है, मतलब एटलीस्ट सभी एवरेज तो हो ही जाए. मेरा ऑब्जेक्टिव है पैरिटी ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड. अब उसलिए मैंने बच्चों को क्लासिफाई किया. तो व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? मैं किस आधार पर बच्चों को अलग अलग करता? उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड के आधार पर. कैसे पता लगेगा? उनकी परसेंटेज, कम परसेंटेज वाले वीक, ज्यादा परसेंटेज वाले एवरेज. तो कम परसेंटेज वालों को स्पेशल बेनिफिट दे दिया, जिससे मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा कि सभी इक्वल लेवल पर आ जाएं. लेकिन मैंने बच्चों को उनकी परसेंटेज लेवल के आधार पर क्लासिफाई नहीं किया. किसके आधार पर क्लासिफाई कर दिया? उनकी हाइट के आधार पर. जो बच्चे 5 फीट से ऊपर हैं उनको स्पेशल ट्यूशन दी जाएगी, और जो बच्चे 5 फीट से नीचे हैं उनको स्पेशल ट्यूशन दी जाएगी. अब यहां पर जो मैंने बच्चों को अलग अलग किया है, उसके लिए जो आधार चुना, आधार क्या था? हाइट. उसका
मेरे ऑब्जेक्टिव से कोई लिंक है, रीजनेबल नेक्सस है? उत्तर है नहीं। भाई हाइट का और एजुकेशन स्टैंडर्ड का क्या लेने देना? परसेंटेज का और एजुकेशन स्टैंडर्ड का तो लेने देना है। जिस बच्चे की परसेंटेज कम है उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड डाउन है, जिसकी ज्यादा उसके एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छे हैं। हाइट का क्या लेने देना? अगर मैंने हाइट के आधार पर बच्चों को अलग अलग कर दिया कि जिसकी 5 फीट से ऊपर उसको स्पेशल ट्यूशन नहीं मिलेगी, जिसकी 5 फीट से नीचे उसको स्पेशल ट्यूशन मिलेगी, तो ये जो मैंने डिफरेंस, ये मैंने क्लासिफिकेशन की है, बेसिक क्लासिफिकेशन है, इसका मेरे ऑब्जेक्ट से कोई नेक्सस है? उत्तर है नहीं। कोई नेक्सस नहीं है। मैंने आर्बिट्रेरी तरीके से, इन एन आर्बिट्रेरी मैनर, विदाउट अ रीजनेबल नेक्सस, मैंने बच्चों को अलग अलग करके कुछ बच्चों को स्पेशल बेनिफिट दे दिया। अब आर्टिकल 14 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 14 हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। ठीक है, नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 14 हैज नॉट बीन फुलफिल्ड। ठीक है, उसी प्रकार से सपोज नाउ मेरी क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, मेरी क्लास में बच्चे हैं, उसमें तो कुछ बच्चे जो हैं दे आर स्पेशली एबल्ड। तो मैंने उन बच्चों के लिए एक रूल बनाया दैट जो स्पेशली एबल्ड है, जो जिनके हाथ सही से लिख नहीं सकते नॉर्मल बच्चों की तरह, उनको एग्जामिनेशन में स्क्राइब मिलेगा। स्क्राइब मतलब उनकी बिहाफ पर कोई व्यक्ति एग्जाम लिखेगा, बोलेंगे ही लिखेगा वो। ठीक है, नाउ द थिंग हियर इज, मैंने कुछ बच्चों को स्पेशल बेनिफिट दिया, बाकियों को नहीं दिया। तो मैंने बच्चों को क्लासिफाई किया, अलग अलग किया। यस, देयर इज अ क्लासिफिकेशन। यस, क्या ये क्लासिफिकेशन किसी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के आधार पर है? क्या जिन बच्चों को मैंने दूसरों से अलग किया, एक बच्चे हैं जो स्पेशली एबल्ड है, दूसरे बच्चे स्पेशली एबल्ड नहीं है, क्या उनमें डिफरेंस है? जिनको मैं बेनिफिट दे रहा हूं क्या वो बाकियों से अलग है? बिल्कुल है, देयर इज अ डिफरेंशिया बिटवीन द पीपल। और तीसरा, जो मेरे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिस आधार पर हमने लोगों को अलग किया है, is it having a nexus, reasonable nexus with objective? ऑब्जेक्टिव क्या है? कि सभी बच्चे पैरिटी से एग्जाम लिख सके। तो यहां पर जो मेरा बेसिक क्लासिफिकेशन है कि मैंने बच्चों को उनकी फिजिकल फिटनेस या फिर उनकी हेल्थ के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, और उनको स्पेशल बेनिफिट दे दिए ताकि सभी बच्चे एग्जाम में सही से परफॉर्म कर सके। तो यहां पर तीनों कंडीशन पूरी हो गई है। नाउ आर्टिकल 14 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आर्टिकल 14 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ठीक है, अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज एक लॉ बना जिसके अंदर, पुराना एग्जांपल बताया गया कि जो व्यक्ति मर्डर कमिट करता है, द पर्सन हु कमिट्स मर्डर, ठीक है, जो व्यक्ति मर्डर कमिट कर रहा है, उसकी सजा है फॉर मेल लाइफ इंप्रिजनमेंट, फॉर फीमेल 10 years। अब देखो, मैंने लॉ बनाते वक्त लोगों को अलग अलग किया, मेल को अलग, फीमेल को अलग। यस, तो मैंने डिस्टिंक्शन तो कर दिया। सो हैव आई क्लासिफाइड पीपल? यस, मेल को अलग कर दिया, फीमेल को अलग कर दिया, 1। ठीक है, दूसरा, क्या इनके बीच में इंटेलिजिबल डिफरेंस है? मेल और फीमेल के बीच में है, बिकॉज जेंडर का डिफरेंस है। ठीक है, अब मैंने क्यों किया? बिकॉज मैं कह रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि क्राइम को कम करना, क्राइम को पनिश करना। अब ये मैंने जिस आधार पर क्लासिफिकेशन की है, उनके जेंडर के आधार पर लोगों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, क्या ये क्लासिफिकेशन से मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है? भाई अगर मैंने मेल्स को ज्यादा सजा दी है, फीमेल को कम सजा दी है, ठीक है, तो इससे क्राइम को कम करने में क्या मदद मिल रही है? कुछ भी नहीं। क्या मदद मिल रही है? कुछ भी नहीं। ठीक है ना, या तो दोनों की सजा इक्वल रखो, डिस्क्रिमिनेशन ना करो। यहां पर आपने लोगों को क्लासिफाई करके एक को स्पेशल बेनिफिट दे तो दिया, लेकिन उससे जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके बीच में और क्लासिफिकेशन के बेसिस के बीच में कोई नेक्सस है, लिंक है? नहीं है। भाई ये कहां पर लिखा हुआ है कि महिलाएं अगर क्राइम करेंगी, अपराध करेंगी तो कम सजा? यार ऐसा कहां पर, आप कौन से सेंस ऑफ रीजनिंग का प्रयोग करके कह रहे हो कि अगर महिलाएं अपराध करती हैं तो कम सजा और मेल करते हैं तो ज्यादा? अपराध महिलाएं नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। क्या उनमें कैपेसिटी नहीं अपराध करने की? बिल्कुल है।
तो फिर आप दोनों को किस आधार पर क्लासिफाई कर रहे हो? कोई आधार नहीं है, ठीक है ना, कोई आधार नहीं है भाई। अपराध के अंदर जेंडर क्या रोल प्ले करता है? कोई रोल नहीं प्ले करता। महिलाओं ने क्या मर्डर नहीं किए? किए। महिलाओं के फ्रॉड नहीं करती? करती हैं। महिलाएं के चोरी नहीं कर सकती? करती हैं। तो आपने किस आधार पर इनको क्लासिफाई किया? जिस आधार पर क्लासिफाई किया उसका ऑब्जेक्टिव है आपके लॉ से, उसका लिंक है आपके लॉ से? नहीं है। तो इन दिस केस दिस डिस्टिंक्शन विल बी स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट, स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट। आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन हो रहा है। एक और एग्जांपल देता हूं। अब सपोज एक लॉ ऐसा है दैट सिंपली सेज, और सीआरपीसी में प्रोविजन था भी, बीएनएसएस में भी है, कि अगर किसी व्यक्ति ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होता है कि जनरली नॉन बेलेबल में कोर्ट में आपको एप्लीकेशन लगानी होती है बेल की। ऐसा नहीं है कि बेल नहीं मिलता, मिलता है, लेकिन आपको बेल कोर्ट देगी, ठीक है। बेलेबल में क्या होता है? बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। आप पुलिस वाले ने आपको अरेस्ट किया बेलेबल ऑफेंस में, आप पुलिस वाले के सामने एक सिक्योरिटी जमा कराओ पैसे की, या पर्सनल एक श्योरिटी लेकर आओ, तो वो आपको छोड़ देगा, आपको वो जेल में रख नहीं सकता। बेलेबल, नॉन बेलेबल के अंदर यू हैव टू आस्क फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट से पूछना पड़ता है कि भाई मुझे बेल दे दो, ठीक है। तो सीआरपीसी या बीएनएसएस के प्रोविजंस कहते हैं कि इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस, जिन लोगों के ऊपर ऐसे अपराध हैं जिसकी सजा या तो डेथ पेनल्टी है या लाइफ इंप्रिजनमेंट है, फॉर एग्जाम्पल, अगर इन लोगों को बेल देनी है तो पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात सुननी होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी वकील। पहले सरकारी वकील को नोटिस जाएगा कि इन लोगों के ऊपर अपराध है कि इन लोगों ने लाइफ इंप्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी अट्रैक्ट करने वाला अपराध किया है, तो आओ और कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा लो, ठीक है, अपना पक्ष सामने रखो। लेकिन ये बेल वाला, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाला प्रोविजन बाकी ऑफेंसेस के लिए नहीं है। तो दैट मीन स्टेट ने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया, यस, अलग अलग कर दिया ना। ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे अपराध किए जिनकी सजा लाइफ या डेथ पेनल्टी नहीं है, तो वो अलग, और ऐसे लोग जिन्होंने जिनकी सजा, ऐसे लोग जिन्होंने ऐसा अपराध किया जिसकी सजा डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट है, वो अलग, दो चीज, ठीक है। डिफरेंस है क्लासिफिकेशन में, बिल्कुल है। एक के अपराध जो ज्यादा सीरियस है क्योंकि सजा ज्यादा है, दूसरे अपराध कम सीरियस है। और तीसरा, ये जो डिफरेंशिएशन की है, क्या इसका कोई नेक्सस है ऑब्जेक्टिव से? यस। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि बेल मैटर ऑफ राइट होता है, बेल का अधिकार सभी को है, लेकिन जिसने सीरियस अपराध किए हैं, ठीक है, उसका अपराध की ग्रेविटी ज्यादा है, उसके अपराध की ग्रेविटी ज्यादा है। तो इसलिए अगर वो बेल चाह रहा है तो फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मौका जाएगा बेल अपोज करने का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जिसने ज्यादा सीरियस अपराध किया है उसकी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ज्यादा, जिसने कम सीरियस अपराध किया उसकी पनिशमेंट और उसका प्रोसीजर जो है वो कम स्ट्रिक्ट। तो यहां पर जो लोगों को आपने क्लासिफाई किया है, किस आधार पर? उनके नेचर ऑफ ऑफेंस के आधार पर। क्या उसका कोई लिंक है ऑब्जेक्टिव से? ऑब्जेक्टिव क्या है आपका कि जितनी बड़ी सजा, जितना बड़ा अपराध उतनी बड़ी सजा, बिल्कुल है। तो यहां पर आर्टिकल 14 का फुल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। भाई सीधी सी बात है, आपने लोगों को दो आधार पर अलग अलग कर लिया है, एक जिन्होंने सीरियस अपराध किए, दूसरे जिन्होंने नॉन सीरियस अपराध किए। ऑब्जेक्टिव आपका क्या है कि जिसने ज्यादा सीरियस अपराध किए हैं उसको ज्यादा सीरियस सजा, जिसने नॉन कम सीरियस अपराध किए हैं उसको कम स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। तो सीधी सी बात है, आपने जो लोगों को अलग किया है उसका ऑब्जेक्टिव है ना आपके, उसका लिंक है ना, उसका कनेक्शन है ना आपके ऑब्जेक्टिव से, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो इन दैट केस आर्टिकल 14 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। इन द सेम मैनर यू हैव सीन, ये स्पेशल बेनिफिट दिए जाते हैं बच्चों को। जनरली नॉन बेलेबल केसेस के अंदर भी जो ओल्ड व्यक्ति हैं और 16 साल से कम व्यक्ति, उनको भी जेल में रखा नहीं जाता, उनको बेल मिल जाती है। अब सीधी सी बात है, ओल्ड व्यक्ति और 16 साल से कम का व्यक्ति और जो मेजर है, जो यंग है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस है, डिफरेंशिया है, यस। उनको क्लासिफाई किया गया है, यस। किस सब्जेक्ट से? कि भैया जो ओल्ड इनफॉर्म है उसको थोड़ा ज्यादा बेनिफिट दे दो, जो यंग है उसके लिए सजा थोड़ी ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। बिकॉज आपको उन दोनों की एज की सर्कमस्टेंसेस को सामने रख के चलना होगा, राइट। उसी प्रकार से जुवेनाइल्स हैं, यू हैव जुवेनाइल्स।
जुवेनाइल मींस अ पर्सन, अ चाइल्ड बिलो 18 इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। मतलब ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से कम उम्र का है लेकिन उसके ऊपर अपराध का आरोप लगा हुआ है, he has been accused of committing an offense। अब आपको पता है जुवेनाइल्स को ट्राई करने के लिए आपके पास स्पेशल एक्ट है, जेजे, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, जेजे एक्ट। उसके लिए प्रोसीजर ही अलग है, उसके लिए प्रोसीजर अलग है, ठीक है, सजा भी अलग है। अगर अगर 16 साल से कम उम्र का जुवेनाइल कोई भी अपराध करता है, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो हीनस हो, चाहे वो पेटी है, उसको सजा नहीं मिलती, ठीक है। उसको कोर्ट डांट के छोड़ देगी, उसको कम्युनिटी सर्विस में लगा देगी, लेकिन उसको सजा नहीं मिलती, ठीक है। दूसरा, जो 16 से 18 वर्ष का है, जो 16 से 18 वर्ष का है, अगर उसने हीनियस अपराध किया है, बहुत जघन्य अपराध किया है, तभी जाके उसको कोर्ट एज एन अडल्ट की तरह ट्राई कर सकती है। तो प्रोसेस ये है कि अगर कोई मेजर व्यक्ति अपराध करता है 18 साल से ऊपर कम उम्र का, 20-25 साल का, 20-25-30 वर्ष का, तो उसके लिए सीआरपीसी अप्लाई होता है। 18 साल से कम वाले के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है? आंसर है नो, बिकॉज यहां पर स्टेट ने क्लासिफिकेशन की हुई है। देयर इज अ क्लासिफिकेशन, किस आधार पर? एज के आधार पर, ठीक है। बिलो 18 लॉ बनाया सरकार ने, बिलो 18 और अबव 18। ठीक है, तो यहां पर सरकार ने क्लासिफिकेशन कर दी लोगों के बीच में। कम 18 साल से कम उम्र के वाले लोगों को के ऊपर जेजे एक्ट लगेगा और 18 से ऊपर वालों के ऊपर सीआरपीसी या बीएनएसएस लगेगा। क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन किसी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के आधार पर की गई है। यस, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या है? क्या डिफरेंस है इनमें? एज का डिफरेंस है, ठीक है, एज का डिफरेंस है। और तीसरा ये जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? एज। क्या इसका कोई लिंक है ऑब्जेक्टिव से? ऑब्जेक्टिव जेजे एक्ट का यही है कि बच्चों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएं, इंटरेस्ट प्रोटेक्शन। तो बिल्कुल है भाई, आपने लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाया, तो जो कम उम्र वाले बच्चे उनको प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है। भैया एक 15 साल के बच्चे को और एक 25-30 साल के जवान को आप सेम कैटेगरी में थोड़ी रख सकते हो। 15 साल की उम्र वाला जो है वो, उसकी जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो इमेच्योर है, वो समझ नहीं सकता चीजों को, ठीक है ना। 25 वाला समझ सकता है, तो 25 वाला अपराध कर रहा था वो जानबूझ के करेगा, अगर वो इंसेन नहीं है तो। जो 14-15 वाला है, अब वो अपराध हो भी गया तो वो इमेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ है, लॉ तो ये मान के चल रहा है, ठीक है। तो इन दैट केस एज के आधार पर उनको अलग अलग कर दिया। किस ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कम उम्र के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, देयर इंटरेस्ट शैल बी प्रोटेक्टेड। तो यहां पर जिस आधार पर उनको अलग अलग किया गया है, क्या उसका लिंक है? ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव क्या है? कम उम्र के बच्चों को प्रोटेक्ट करना, बिल्कुल है। तो यहां पर आर्टिकल 14 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज वैलिड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दैट मीन्स स्टेट डिफरेंशिएट कर सकती है, ऐसा नहीं है स्टेट डिफरेंशिएट नहीं कर सकती। स्टेट कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट while making a law और while making rule, लेकिन वो जो डिफरेंशिएशन के जो लोगों को अलग अलग किया गया है, इक्वल डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया गया है। वन, जो लोगों को अलग अलग किया गया, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। द स्टेट कैन गो फॉर क्लासिफिकेशन। वन, क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, जिनको अलग किया गया है उनके बीच में कोई डिफरेंस होना चाहिए। और तीसरा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसका ऑब्जेक्टिव से कोई कनेक्शन होना चाहिए। अगर तीनों चीजें पूरी होती हैं तब जाके कोई भी क्लासिफिकेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अपने आप के अंदर आर्टिकल 14 की रिक्वायरमेंट, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, एंड द लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बिकॉज इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है, इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 14। आई होप बच्चों आप लोगों की समझ में आ गया होगा, बिकॉज आज बच्चे क्लास में ज्यादा नहीं है,
सो इसीलिए, और अगर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना, अगर आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी, तो यू कैन आस्क मी द डाउट, ठीक है। आप मुझे डाउट आस्क कर, मैं नोट्स लिखवा नहीं रहा हूं अभी, आई एम नॉट मेकिंग राइट डाउन द नोट्स, वैसे तो मैं भेज भी दूंगा, ठीक है। मैं आपको भी नोट्स लिखवा नहीं रहा हूं, लिखवाने का काम जो है हम बाद में करेंगे जब आप लोग ट्यूसडे को आ जाओगे, ठीक है। सो आई विल हैव अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, ठीक है। आई नीड टू गो टू लू, ठीक है, मुझे 2 मिनट दो, आई कम बैक। चलो स्टार्ट। बस आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं आज करते बिकॉज स्टूडेंट ने आज आपका ऑफ खराब कर दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली मेरा भी ऑफ खराब हो गया बच्चों, मैंने भी आज ऑफ लिया हुआ था, आई हैड टू गो टू द होम ड्यू टू सम हैपनिंग, आई कुड नॉट गो। तो आई वाज थिंकिंग कि बहुत दिन हो गए घर नहीं गया आपने, तो पेरेंट्स को भी होता है कि बहुत टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए बच्चे घर नहीं आए, तो आई शिल गो होम, लेकिन जाना हो ही नहीं पाया ड्यू टू सर्टेन रीजन। एग्जाम्पल, और ये जो मैंने आपको बताया है दैट द स्टेट कैन पास or set can give different treatment to different people by legislation इसके लिए स्टेट, अगेन फिर बता रहा हूं कि द फर्स्ट देयर मस्ट बी क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल एंड द क्लासिफिकेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन intelligible differentia between the people included and those excluded, and the basis of classification, or we can say there a difference, डिफरेंशिएट का मतलब डिफरेंस ही होता है, ठीक है, इजी लैंग्वेज के अंदर, डिफरेंस दैट basis of classification must have a relation या nexus with object of the law. This was stated by the court in Lakshmi Kansari versus State of UP. 1981, लक्ष्मी कंसरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1981। आपको एक आधा केसेस बताता हूं, नाउ यू टेल मी कि इन केस के अंदर स्टेट ने जो डिस्क्रिमिनेशन किया है, डज इट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 14 और नॉट। एक अच्छा केस था डीएस नक्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983। अब इसके अंदर क्या होगा, एक डिपार्टमेंट था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए सरकार ने एक पेंशन पॉलिसी बनाई। पेंशन एक सोशल सिक्योरिटी का मेजर होती है। पेंशन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि लोगों की सोशल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, बिकॉज जब तक इंसान पैसा कमा रहा है, जब तक वो एम्प्लॉयबल है, एज उसकी जो है वो 60 से कम है, इन दैट केस ही इज एम्प्लॉयड एंड ही इज अर्निंग मनी। लेकिन 60 के बाद वो डिपेंडेंट हो जाएगा, तो इसलिए इट इज इंश्योर्ड कि 60 के बाद भी उसके पास एटलीस्ट पैसे की सप्लाई हो, वो मोहताज ना हो किसी का। इसलिए पेंशन दी जाती है कि आफ्टर 60 यू कैन गेट पेंशन। नाउ द थिंग हियर इज, स्टेट ने एक पॉलिसी बनाई जिसके अंदर एक डेट फाइनल की। फॉर एग्जांपल डेट इज
1 जनवरी 2026. So the people who joined the service, या who retired from the service after this date, ठीक है, उनको पेंशन सर्विस का बेनिफिट दिया गया, और जो से पहले रिटायर हो गए थे दे वर डिनाइड द बेनिफिट. अब प्रश्न आया कि यहां पर जो स्टेट ने लोगों को अलग अलग किया है, कुछ लोगों को बेनिफिट दे दिया, कुछ को नहीं दिया. तो स्टेट ने क्लासिफिकेशन तो की है, डिस्क्रिमिनेशन तो की है. So the question here is कि was there any reasonable differencia? मतलब क्या कोई ऐसा डिफरेंस था जिसके आधार पर लोगों को अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई किया है? रीजनेबल डिफरेंशिया फॉर क्लासिफिकेशन. आंसर वाज नो, कुछ नहीं था भाई. 1 जनवरी पहले से जो 1 जनवरी 2026 से जो पहले रिटायर हुए हैं और उसके बाद जो रिटायर हुए हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट डेट रिटायरमेंट की. तो देयर वाज नो रीजनेबल डिफरेंशिया फॉर क्लासिफाइंग पीपल. आप ये कह के चलते कि फॉर एग्जांपल जिनकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट से कम है, हम उनको पेंशन स्कीम देंगे, जिनकी एक लिमिट से ज्यादा है उनको हम पेंशन स्कीम नहीं देंगे. तो यहां पर ये जो क्लासिफिकेशन था फिर वो रीजनेबल डिफरेंशिया के आधार पर होता है. कईयों की इनकम कम है, कईयों की ज्यादा है. तो क्या डिफरेंस है इनकम का? इनकम का डिफरेंस जो है वो सब्सटैंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना. इसलिए इनकम में डिफरेंस के आधार पर आपके ऊपर डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स लगते हैं. भाई जो इंसान 50 लाख से ऊपर कमा रहा है वो सरचार्ज दे सकता है ना साल का. जो बेचारा कमा रहा है महीने के 8,000 रुपए, वो कहां से सरचार्ज देगा? दोनों की इनकम डिफरेंस, इनकम के अंदर एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है ना. तो इसलिए जैसे जैसे भारत के अंदर क्या, दुनिया में हर जगह प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इंपोज होता है. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके ऊपर लगने वाले टैक्स का रेट भी बढ़ता जाता है, ठीक है. इट इज कॉल्ड एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. तो अलग अलग प्रकार का अलग अलग रेट का टैक्स लग रहा है. किसके आधार पर? आपकी इनकम डिफरेंस के आधार पर. लेकिन वो इनकम डिफरेंस जो है दैट इज अ रीजनेबल डिफरेंशिया. मतलब दैट इज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, नॉट रीजनेबल, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. ऐसा डिफरेंस है जो समझ में आता है, जिसको देखकर कहा जाता है यस देयर इज सब्सटैंशियल डिफरेंस. रिटायरमेंट की डेट एक दिन आगे और एक दिन पीछे क्या फर्क पड़ रहा है? रिटायरमेंट की डेट के हिसाब से आप लोगों को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? तो कोर्ट सेड कि इन दिस केस डीएस नक्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर जो एक स्पेशल लोगों को बेनिफिट दिया गया रिटायरमेंट का, बाकियों को नहीं दिया गया, तो उन लोगों के बीच में कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया नहीं था. रिटायरमेंट की डेट ही तो अलग हो रही थी, क्या फर्क पड़ रहा था? कुछ भी नहीं, ठीक है ना. तो इस आधार पर this intelligible differentia, there was no intelligible differentia for classifying people into different groups, ठीक है ना, and for giving some of them benefits and for denying some of them the same benefits. तो court said कि this is violation of article 14 and the court struck down the law as being unconstitutional. क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भी लॉ संविधान के किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, इट कैन बी स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. वन थिंग. उसी प्रकार एक और केस था, ये नोट्स में केसेस आपके लिखे हुए हैं, डोंट वरी, मिल जाएंगे आपको, ठीक है. डीएस नकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो पढ़ लिया हमने. देन वी हैव द सेकंड केस, फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. Now what happened in this case? पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया और लॉ बनाकर टैक्स इंपोज किया. अब पार्लियामेंट के पास पावर होती है लॉ टैक्स इंपोज करने की, लेकिन पार्लियामेंट आल्सो हैज टू इंपोज, आल्सो हैव टू इनेक्ट अ लॉ. पार्लियामेंट बिना लॉ बनाए टैक्स इंपोज नहीं कर सकता, ठीक है. सरकार बिना लॉ बनाए, इसलिए आप जितने भी लॉज देखोगे जो टैक्स लगाते हैं, जितने भी टैक्सेस हैं, उन सबके लिए लॉ है. इनकम टैक्स के इनकम टैक्स एक्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू ही लगाया जाता है, जीएसटी के लिए जीएसटी एक्ट है, पहले सेल्स टैक्स के लिए सेल्स एक्ट होते थे, एक्साइज ड्यूटी के लिए एक्साइज एक्ट होते थे, कस्टम के लिए कस्टम एक्ट है. तो बिना कानून बनाए सरकार के ऊपर टैक्स नहीं, आपके ऊपर टैक्स नहीं ठोक सकती, एज सिंपल एज दैट, ठीक है. तो सरकार ने एक लॉ बनाया जिसके अंदर सरकार ने अलग अलग प्रकार के चार्जेबल टैक्स लगाया, एक्सपेंडिचर टैक्स लगाया,
They imposed expenditure tax on hotels जहां पर रूम चार्जेस 400 रुपए से ज्यादा थे। 400 रुपीज 1990 का दौर है, 1990 का दौर, ठीक है। मतलब उन होटल्स के ऊपर, जिन होटल्स के रूम चार्जेस 400 रुपए ज्यादा थे पर डे के हिसाब से, 1990 में, आज से 35-36 साल पहले 400 रुपए बहुत होते थे। लोगों की तनख्वाही 2-2, 3-3, 4-4 हजार रुपए होती थी, ठीक है। तो उस समय अगर कोई होटल 400 रुपए पर रूम चार्ज कर रहा है, ठीक है, दैट मीन इट मस्ट बी अ होटल, इट मस्ट बी ईदर 3 स्टार होटल और लग्जरी होटल, वो लग्जरी होटल होगा। अदरवाइज 400 रुपए चार्ज नहीं करते उससे थे होटल उस समय में। आज भी आप अगर ढंग के होटल में चले जाओ ठीक ठाक, तो 3-4 हजार रुपए में ढंग का कमरा मिल जाता है रहने लायक। आज उस समय 400 रुपए जो चार्ज कर रहा, सोचो वो कितना लग्जरी होटल होगा। अब ये जो होटल रेस्टोरेंट ओनर्स है, उन्होंने आर्टिकल 14 का हवाला देकर एक रिट पिटीशन फाइल करती है कि ये जो टैक्स लगाया गया है, ये लगाया गया केवल उन होटल्स के ऊपर जिनके चार्जेस 400 से ज्यादा है। कोर्ट कहती देखिए, टैक्स लगाते वक्त सरकार ने जो कानून बनाया है, उस कानून के अंदर उसने होटल ओनर्स को क्लासिफाई किया है। वो जो 400 से ज्यादा, जिनके रूम चार्जेस 400 से ज्यादा, जिनके रूम चार्जेस 400 से कम है, ठीक है ना। तो यहां पर इज देयर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया? डिफरेंस तो है, रूम के रेंट का डिफरेंस है, मतलब क्वालिटी का डिफरेंस है, लग्जरी होटल और नॉन लग्जरी होटल। और जो डिफरेंसेस इन लोगों को क्लासिफाई किया गया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? रूम का रेंट, ठीक है, उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया गया रूम के रेंट के हिसाब से। तो क्या ऑब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव ये था कि जो महंगे होटल्स के ऊपर ज्यादा टैक्स आए, जो सस्ते होटल्स हैं, कम एक्सपेंसिव होटल्स हैं, उनके ऊपर लेस टैक्स आए। तो ये ऑब्जेक्टिव था। तो इसी आधार पर उन होटल्स को क्लासिफाई कर दिया जिनके अंदर रूम रेंट ज्यादा, जिनके अंदर रूम रेंट कम था। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी, बेसिक क्लासिफिकेशन, क्या इसका ऑब्जेक्टिव था या इसका लिंक था, माफ कीजिएगा, लॉ के ऑब्जेक्टिव से? बिल्कुल था। ऑब्जेक्टिव क्या था? महंगे होटल पे ज्यादा टैक्स, सस्ते होटल पे कम टैक्स। इसके आधार पर होटल्स को क्लासिफाई कर दिया। किसके आधार पर? रूम रेंट के आधार पर। तो जिसका रूम रेंट ज्यादा होगा वो महंगा होटल, जिसका रूम रेंट कम है वो सस्ता होटल। इसीलिए उनके ऊपर अलग अलग प्रकार के टैक्स इंपोज कर दिए। तो कोर्ट सेड कि दिस इज नथिंग बट फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। देयर इज नो आर्बिट्ररी टैक्सेशन, कोई आर्बिट्ररी टैक्सेशन नहीं हो रहा, ठीक है ना, आर्बिट्ररी टैक्सेशन नहीं हो रहा। फाइन। अब सोचो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। सपोज सरकार टैक्स लगाती होटल्स के ऊपर, जिन होटल्स के फ्लोर व्हाइट मार्बल के हैं उनके ऊपर अलग से एक्सपेंडिचर टैक्स, और जिनके ब्लैक मार्बल के उनके ऊपर अलग से एक्सपेंडिचर टैक्स। अब यहां पर स्टेट ने क्लासिफिकेशन किया, यस, किस आधार पर? फ्लोरिंग के आधार पर। नाउ द थिंग हियर इज, ब्लैक फ्लोरिंग और व्हाइट फ्लोरिंग में क्या डिफरेंस है यार? कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो स्टेट कहती है हमारा ऑब्जेक्टिव है इस लॉ को बनाने का, ताकि अलग अलग प्रकार के होटल्स के ऊपर, महंगे सस्ते होटल्स के ऊपर कम और ज्यादा टैक्स लगाया जाए। बट द डिफरेंस हियर इज कि आपने होटल्स को क्लासिफाई किस आधार पर किया है? उनकी फ्लोरिंग के आधार पर। तो फ्लोरिंग के आधार पर क्लासिफाई करने से क्या आप ये पता लगा सकते हो कि कौन से होटल के ऊपर ज्यादा टैक्स लगाना, कौन से पे कम लगाना? नहीं भाई, ब्लैक फ्लोरिंग सस्ती भी हो सकती है, व्हाइट फ्लोरिंग महंगी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसका क्या लिंक है? जिस आधार पर आपने होटल्स को अलग किया है और कहीं पे टैक्स लगाया कहीं पे नहीं, उसका कोई लिंक है आपके ऑब्जेक्टिव से? क्या आप फ्लोरिंग के आधार पर ये पता भी कर पा रहे हो कि कौन सा होटल महंगा कौन सा सस्ता है? नहीं। तो दैट मींस आपका जो ये लॉ है दैट इज आर्बिट्रेरी। यहां पर कोई रीजनेबल डिस्टिंक्शन किया ही नहीं गया। और आर्बिट्रेरी लॉ मींस आर्बिट्रेरीनेस इज एंटीथीसिस ऑफ इक्वालिटी। तो आपने आर्बिट्रेरी तरीके से टैक्स लगा दिया, इक्वालिटी वॉयलेट कर दी। दिस लॉ गोज अगेंस्ट आर्टिकल 14, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 14। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर जो 60 साल से ऊपर लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन्स, उनके ऊपर जो टैक्स रेट लगता है वो कम लगता है। टैक्स रेट इज लेसर देन यंग पीपल। अगर यंग पीपल के ऊपर टैक्स रेट 20% है तो सीनियर सिटीजन के ऊपर 15 या 10 ही लगेगा। दैट मीन स्टेट ने लोगों को क्लासिफाई कर दिया एज के आधार पर, ठीक है ना।
अबव 60, बिलो 60। अबव 60, बिलो 60, ठीक है ना, अबव 60 और बिलो 60 के आधार पर। नाउ जो अबव 60 हैं उनके ऊपर टैक्स रेट कम, बिलो 60 के ऊपर टैक्स रेट ज्यादा। तो यहां पर स्टेट ने क्लासिफिकेशन की, यस। क्लासिफिकेशन के पीछे कोई इंटेलिजिबल डिफरेंशिया था, यस। क्या था? एज। ठीक है, अब आपने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अपनाया, एज, क्या इसका कोई लिंक है ऑब्जेक्टिव से, आपके लॉ के ऑब्जेक्टिव से? लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या था? लॉ का ऑब्जेक्टिव था सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना, या यूं कहो कि उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करना। जब सीनियर सिटीजन्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करना चाह रहे हो तो आपने क्लासिफिकेशन किया एज के आधार पर। तो ऑब्वियसली जो सीनियर सिटीजन है उनके ऊपर कम टैक्स, जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स। तो यहां पर आपकी जो क्लासिफिकेशन के आधार का लिंकिंग बन गई आपके ऑब्जेक्टिव से, ठीक है ना। एंड दिस फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 14। सो इन टुडेज क्लास वी हैव रेड व्हाट इज आर्टिकल 14। कल हमने सिर्फ अधूरा ही पढ़ा था, यूं कहो कि एक हिस्सा ही पढ़ा था। आर्टिकल 14 स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ का एक फेसेट होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दैट मींस जो डिसएडवांटेज है उनको स्पेशल बेनिफिट दिया जा सकता है, सरकार लॉ बना के लोगों को अलग अलग ट्रीट कर सकती है। दिस इज नॉट अबॉलिशन ऑफ इक्वालिटी, दिस इज फर्दरेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। अब मैं इसको एग्जांपल दूं आपको, आर्टिकल 15 में शुरू नहीं कर रहा आज, लेकिन आर्टिकल 15 के आधार पर ही मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, ठीक है। आर्टिकल 15 के आधार पर एग्जांपल देता हूं। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, पता क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 1 वो सिंपली ये कहता है कि स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 क्लॉज 1 तो ये कह रहा है कि राज्य डिस्टिंग्विश नहीं करेगा किसी से भी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कहता है, अब देखो किस प्रकार से आपने जनरल रूल के लिए एक्सेप्शन बनाई। एक्सेप्शन क्या थी? द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। अब ये द थिंग है कि यहां पर ये जो सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है, लेकिन आर्टिकल 15 क्लॉज 3 इज नथिंग बट अ फेसेट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब्सटेंटिव इक्वालिटी। क्या महिलाएं हिस्टोरिकली अगर हम देखें, अगर हम पास्ट से देखें तो महिलाओं की संख्या भेदभाव नहीं हुआ है। बेचारियों को पढ़ने लिखने तो देते नहीं थे, छोटी उम्र में शादी कर देते थे। मैं आपको एग्जांपल देता था ना दादी जी का, दूसरा घर से बाहर निकलने नहीं देते थे। तो बेचारी का मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगी? इंसान की मेंटल डेवलपमेंट कैसे होती है? पढ़ के, लिख के और एक्सपोजर के थ्रू। अब भाई अब किसी को पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं, उसको घर से बाहर नहीं निकलने दोगे, उसका किसी से एक्सपोजर नहीं होने दोगे, तो उसकी मेंटल डेवलपमेंट कहां से होगी? और फिर कहोगे कि जी हमारी वाइफ जो है या हमारे घर की महिलाएं वो तो सोच ही नहीं पाती। सोचने की इनको ताकत तो अब तब आएगी ना जब उनको एक्सपोजर होगा। आपने उनको, हो सकता है कि इसके पीछे आपका नोबल ऑब्जेक्टिव उनको प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्ट करने के लिए आपने जेंडर सेग्रीगेशन कर दिया, अलग अलग कर लिया महिलाओं को कि महिलाएं बाहर नहीं निकलेंगी, महिलाएं ये काम नहीं करेंगी, महिलाएं पढ़ेंगी नहीं। उसका नेगेटिव इंपैक्ट ये हुआ कि ना उनको एजुकेशन मिली ना एक्सपोजर मिला। जब एजुकेशन एक्सपोजर नहीं मिलेगा तो फिर एक इंसान, सपोज घर में आपके 2 बेटे ही हैं और एक बेटा बेचारा घर पे रहा है, ठीक है, वो घर पे रहता सारा दिन, वो मम्मी का गुड बॉय है, तो वो घर पे रहता है और बस घर पे पढ़ता है, लिखता है, टीवी देखता, सोता है। दूसरा जो बेटा है वो बाहर रहता है, आउट ऑफ सिटी, उसको बेचारे को हर काम अपना खुद करना है, ठीक है, उसको अर्न भी खुद करना है, उसको अलग अलग प्रकार की चीजें खुद ही डील करनी है। तो दोनों में से मैच्योर कौन होगा? दूसरे वाला, बिकॉज उसका एक्सपोजर ज्यादा है ना। इन द सेम वे द थिंग्स गोज कि अगर महिलाओं को अगर एक्सपोजर ही नहीं दोगे, उनको पढ़ाओगे नहीं, लिखाओगे नहीं, अधिकार ही नहीं दोगे, तो हाउ विल दे बी एबल टू ग्रो? तो वो ग्रो कर ही नहीं पाएंगी। और जब वो ग्रो कर नहीं पाएंगी तो फिर दैट केस
बैकवर्ड रह जाएंगी, और यही हुआ महिलाओं के साथ। तो महिलाएं देवर एजुकेशनली बैकवर्ड, ठीक है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट थी नहीं, तो वो बैकवर्ड हो गई। अब उस बैकवर्डनेस को, डिसएडवांटेज पोजीशन को दूर करने के लिए 15 क्लॉज 3 इंसर्ट किया गया, और उसमें लिखा गया कि स्टेट अगर महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाना चाहता है तो बना सकता है, नो प्रॉब्लम। और वहीं बच्चों के लिए भी, बिकॉज बच्चे दे ऑल्सो रिक्वायर प्रोटेक्शन, ठीक है ना। अब आप देखो कि राइट टू एजुकेशन के अंदर जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का अधिकार बच्चों को दिया गया है, सभी को नहीं दिया गया। कल को आप 25 साल के हो गए और आप सरकार से कहो जी आई हैव द राइट टू एजुकेशन, सरकार कहेगी नहीं, आपको फ्री एजुकेशन चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, एंट्रेंस एग्जाम दो, पास करवा जाओ, फ्री नहीं मिलेगा। इन द सेम मैनर बच्चों को मिड डे मील मिलता है स्कूल में, आंगनवाड़ी में 1 से 6 साल तक के बच्चों को खाना मिलता है, आंगनवाड़ी जो होते हैं आपके। कल को 25 साल का आदमी पहुंच जाएगा कि जी मुझे भी खाना दो, बच्चों को तो मिल रहा है, बच्चों को तो एग्स मिल रहे हैं, वहां पर खिचड़ी मिल रही है, दलिया मिल रहा है, मुझे भी दो। स्टेट कहेगी यू आर एबल बॉडीड, कमा सकते हो, बच्चा नहीं कमा सकता ऐसे 6 साल तक का, ठीक है ना। इसलिए उनको न्यूट्रिशन, उनके खाने की पीने की जिम्मेदारी उनकी फैमिली और स्टेट को। अब फैमिली अगर अफोर्ड नहीं कर सकती तो फिर वो स्टेट पे डिपेंडेंट है, तो इसलिए स्टेट बच्चों को एजुकेशन भी दे रही है, फूड भी दे रही है। लेकिन एक 25 साल का जवान युवक, चलो एजुकेटेड नहीं है, मेहनत तो कर सकते हो, एबल बॉडीड हो, मेहनत ही कर लोगे, सड़क के बाहर टपरी लगा लोगे हमारे ऑफिस के बाहर, या मोमोज ही बेच लोगे ना, तो भी दिन का 2-3 हजार बना लोगे। बिलीव इतना कॉर्पोरेट के अंदर, इसी ऑफिस के अंदर बैठ के लोग नहीं बनाते हैं, टू द रियलिटी। बट द थिंग इज कि वो काम छोटा है, वो करे कौन, ठीक है ना। सो द थिंग इज कि बच्चे और महिलाएं हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज रही हैं, बच्चों को प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो इसके लिए सरकार अगर उनको स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल बेनिफिट दे रही है, तो इट इज नॉट गोइंग अगेंस्ट आर्टिकल 15 क्लॉज 1 and 14, rather it is fulfilling the objective of article 14 and article 15 clause 1, because जो पिछड़े उनको आगे लेके आने के लिए आपको स्पेशल बेनिफिट देना होगा। इसलिए we have seen कि महिलाओं के लिए we have 33% रिजर्वेशन, है कि नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ था और महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दी गई, ठीक है ना। लेजिस्लेचर्स के अंदर, लोकल बॉडीज में तो उनको पहले ही दी गई थी 33% रिजर्वेशन। क्यों दी गई थी? क्योंकि वो जनरली, ताकि महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन भी हो पार्लियामेंट में। और महिलाओं के इश्यूज कौन उठाएगा? पुलिस थोड़ी उठाएगा, उनको पता ही नहीं है, वो तो ब्रश ऑफ कर देंगे। If women face certain problem, it is the women who will understand. I'm not saying that men will not at all understand. Men can understand. और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाइयां जो लड़ी हैं वो पुरुषों ने ही लड़ी हैं। I'm not saying कि all the men are inconsiderate. मैं कोई पुरुष जाति को इन जनरल कोई भला बुरा नहीं कह रहा, मैं खुद पुरुष हूं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वी आर नॉट कंसीडरेट अबाउट वुमेन। अगर हमारी जो कॉन्टेक्ट में महिलाएं हैं, चाहे वो हमारी फ्रेंड्स हो, चाहे वो पार्टनर्स हो, चाहे वो माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, अगर वो प्रॉब्लम बताती हैं तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। लेकिन उनकी जो समस्याएं जिससे वो डील कर रही हैं वो महिलाएं बता सकती हैं, आप नहीं बता सकते। इफ अ वुमन गोज थ्रू सर्टेन फिजियोलॉजिकल स्टेजेस ड्यूरिंग अ मंथ, तो उसको बेटर वो समझती है, आप तो नहीं समझते हो। आप उसके संग एम्पैथाइज कर सकते हो कि ठीक है, आप क्या कर लोगे, हद से हद उसका ध्यान रख लोगे, आप कहोगे कि चलो भारी काम मत करो। लेकिन द प्रॉब्लम शी इज गोइंग थ्रू वो खुद ही समझती है, ठीक है ना। सो थिंग इज कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना जरूरी है, ताकि महिलाओं के इश्यूज भी, क्योंकि आफ्टर ऑल दे मेक अप अ लार्ज सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, उनको कैसे डिप्राइव कर दोगे। सो इसीलिए 33% रिजर्वेशन दिया गया। इज इट अ स्पेशल प्रोविजन? यस, बट गिविंग अ रिजर्वेशन टू वुमेन, इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? नो, बिकॉज दे आर हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड। आप उनको रिजर्वेशन नहीं दोगे, लेजिस्लेचर्स में वो इलेक्ट होके आ ही नहीं पाएंगी। इलेक्शन कहां से लड़ेंगी महिलाएं? वेस्ट बंगाल के अंदर और कई स्टेट्स के अंदर तो पुरुष नहीं लड़ पाते, मार पिटाई करके भगा देते। गो टू वेस्ट बंगाल एंड कैंपेन फॉर एनी ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, इतनी मार पड़ेगी ना, हिम्मत नहीं करोगे दोबारा वेस्ट बंगाल की धरती पे जाने की। वेस्ट बंगाल में ये हाल है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ना कि अगर हमें डेमोक्रेसी को कलेक्टिवली देखना, वी हैव टू सी एवरी टिट्स एंड पीसेस। ऐसा नहीं कि आप एक सरकार को पकड़ के उसके ऊपर इल्जाम लगाओ तो दूसरी को तो बिल्कुल ही छोड़ दो। नो, ये कहां का रूल है कि आप ऑपरेशन को फ्लरिश ही ना करने दो, ऑपरेशन की मार पिटाई करो, ठीक है ना। सो द थिंग इज कि महिलाओं को अगर आप कहोगे कि ओपन इलेक्शन में लड़के आ जाओ, आम मेल के लिए भी पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन लड़ना इंडिया में इजी थोड़ी है, ठीक है। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीत गए फॉर द फर्स्ट टाइम, हु वर नोवाइस,
जो बिल्कुल न्यू कमर थे, कहीं और जीत के दिखाओ, किसी और स्टेट में पता लगे। पंजाब में जीत गए क्योंकि पंजाब के अंदर ऑल्टरनेटिव नहीं था, ठीक है। लोग, पीपल वर फेड अप विथ इधर एसएडी, श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस। पीपल वर रियली फेड अप कि कुछ तो करो यार। एक एग्रीकल्चरल स्टेट जो किसी टाइम पर थर्ड या फोर्थ लिस्ट होती थी, आज वो 16वें 17वें नंबर पर पहुंच गई 28 में से। क्या कर रहे हो आप? लोकल सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। सो इन देयर फ्रस्ट्रेशन एंड आउट ऑफ रिसेंटमेंट दे चोज आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी देखो कहीं और नहीं जीत पा रही, बिकॉज इलेक्शन जीतना इंडिया में आसान नहीं है, ठीक है। यू नीड मनी पावर, यू नीड मसल पावर, वन थिंग, ठीक है। वन, तो जब पार्टी से जीतनी बातें तो महिलाएं कहां से जीतेंगी? इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया। सो आर्टिकल 13, 15 क्लॉज 3, अब महिलाओं को रिजर्वेशन भी मिलता है, उनको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो गई। तो इट इज ऑल इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 3, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल कोविड के अंदर विमेन वर गिवन, आई डोंट नो कि वेदर इट इज कंटिन्यूड एज ऑफ डेट और नाउ और नॉट, लेकिन महिलाओं को स्पेशल बेनिफिट मिल रहा था। मेरी सिस्टर के खुद के अकाउंट में पैसे आ गए थे गवर्नमेंट के, ठीक है। डायरेक्ट वो कहती पैसे कहां से आ रहे हैं यार महीने। देन शी इंक्वायर्ड तो पता लगा सरकार भेज रही है। देन शी रोट एन एप्लीकेशन की मुझे जरूरत नहीं है भाई, आई एम अर्निंग माई सेल्फ, 1000 रुपए किसी उसको भेजो जिसको जरूरत हो। सो स्कॉलरशिप और मॉनिटरी बेनिफिट दिए जा रहे हैं। इट इज ऑल इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 15 क्लॉज 3, ठीक है। सो आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि इक्वालिटी का मतलब इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होता। इक्वालिटी का मतलब होता है, अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट की बात करें इन ऑल सर्कमस्टांसेस, फिर वो बन जाएगा फॉर्मल इक्वालिटी, वो केवल फॉर्मेलिटी हो गई। सब्सटेंटिव इक्वालिटी का मतलब होता है पिछड़े हुए को, डिसएडवांटेज्ड को ऐसे बेनिफिट्स दो ताकि वो बाकियों के संग कंपीट कर सके, बाकियों के संग इक्वल अपॉर्चुनिटीज को एंजॉय कर सके, और तभी जाके आउटकम इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी सब्सटेंटिव इक्वालिटी, राइट। और सब्सटेंटिव इक्वालिटी को अचीव करने के लिए स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और अफर्मेटिव एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। तो मैं यहां खत्म करता हूं। आर्टिकल 15 नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, बिकॉज आज स्टूडेंट नहीं है। अगर स्टूडेंट्स होते, गलती मेरी है, गलती भी नहीं है बेसिकली, मैंने आज हॉलीडे अनाउंस किया था लेकिन मैं घर नहीं जा पाया, तो आई थॉट कि आपका टाइम वेस्ट ना करें, एक क्लास ले लेते हैं, ठीक है। तो अदरवाइज अगर स्टूडेंट्स होते तो 15 भी खत्म कर लेते, बट चलो, क्योंकि स्टूडेंट्स कंप्लेन करेंगे कि सर आपने छुट्टी बोल के क्लास ले ली। सो बेटा रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना इस लेक्चर की, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। इसलिए आई एम फिनिशिंग द क्लास अर्ली। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी लेटर, ठीक है, यू कैन आस्क मी लेटर। और मैंने आपको एक काम दिया था, दैट वाज कि आपके 3-4 दिन की छुट्टी है, सैटरडे, संडे, मंडे, 26 जैन में। तो मेक श्योर कि आप, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ रहे हैं, तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले जितने लॉज ब्रिटिशर्स ने पास किए थे, एटलीस्ट उनकी समरी पढ़कर आना। आपको पता होना चाहिए भारत के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप कैसे हुआ है, बिकॉज इफ यू रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन यू मस्ट बी अवेयर कि हाउ पॉलिटिकल सिस्टम गॉट डेवलप इन इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एकदम से बनकर तैयार नहीं हो गया, और मैंने आपको कल बताया था कि भारत के अंदर ऐसे लॉज भी थे जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन थे। सो इट टुक टाइम टू मेक और टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। और हमारे देश में ऑलरेडी पॉलिटिकल सिस्टम थे, और हमारा इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम जो इट इज समहाउ ओवरलैपिंग विद द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी वैसी है जैसे ब्रिटेन की है। हाँ, वहां पर पार्लियामेंट्री सुवरेनिटी कंप्लीट है, तो दैट्स व्हाई। लेकिन हमने पार्लियामेंट्री सुवरेनिटी को नहीं रखा, हमने जुडिशियल रिव्यू डाल दिया बीच में। दैट मींस इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सुप्रीम। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर धीरे धीरे द रूल वाज विद द मोनार्की, राजा राज करते थे। विद पब्लिक प्रेशर धीरे धीरे द पार्लियामेंट गॉट पावर्स, पार्लियामेंट को पावर मिली। और जब पार्लियामेंट मींस लोग, चुने हुए लोग, तो जब पार्लियामेंट को पावर मिली टू मेक लॉज और टू पुट अ चेक एंड बैलेंस ऑन द किंग, तो इसलिए पार्लियामेंट की पावर को बहुत ही सैक्रोसेंट माना गया। इसलिए पार्लियामेंट को सोवरेनिटी दी गई दैट दे कैन पास एनी लॉ। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर वी पुट अ चेक ऑन लेजिस्लेचर। फंडामेंटल राइट्स ही एक प्रकार का चेक है कि सरकार ने अगर कोई लॉ बना दिया जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ही जा रहा है, तो वो लॉ वैसे स्ट्रक डाउन हो जाएगा। और स्ट्रक डाउन करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट विल यूज देयर पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू पुट अ चेक ऑन लेजिस्लेचर, ठीक है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के अंदर चूंकि पार्लियामेंट्री सुवरेनिटी है, इसलिए ब्रिटेन के अंदर यू सी वहां पर फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, वहां कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी है, ठीक है। ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो व्हाट हैपेंड विद ब्रिटेन, फंडामेंटल राइट्स वहां फॉलो होते थे बिकॉज वहां डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन बहुत स्ट्रांग है। सरकारें अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट करेंगे तो लोग उनको उठा के बाहर कर देंगे, ठीक है। इंडिया में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं होगा फंडामेंटल राइट नाम की चीज क्या होती है, ठीक है। सो इन ब्रिटेन, डिस्पाइट देयर बीइंग नो एग्जिस्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स लीगली, वहां की डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन फिर जब ब्रिटेन की क्रिटिसिज्म हुई तो 1998 के अंदर उन्होंने ह्यूमन राइट्स एक्ट इनेक्ट कर लिया। लेकिन तब भी ब्रिटेन की कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि इट कैन स्ट्रक डाउन अ लॉ पास बाय ब्रिटिश लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इट बीइंग अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स एक्ट। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट वहां पर एक डेक्लरेशन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी दे सकती है। दैट मीन्स कि ये जो लॉ है इट इज इनकम्पैटिबल विद रेलेवेंट ह्यूमन राइट। अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसको अमेंड कर सकती है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट अमेंड या जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। दिस इज हाउ आवर सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटेन। इन ब्रिटेन में जुडिशियल रिव्यू नहीं मिलता। इंडिया के अंदर वी हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू थ्रू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सुप्रीम है। अमेरिका के अंदर ऐसी बहुत सारी डॉक्ट्रिन, ऐसी बहुत सारी जजमेंट्स जो हैं वो वहां की सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है बाय एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। मल्टीपल केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट हैव स्टेटेड, हालांकि अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में आपको जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं मिलती, इंडिया में तो मिलती है ना, आर्टिकल 32 के माध्यम से, आर्टिकल 226 के माध्यम से, आर्टिकल 131 के माध्यम से, 356 के माध्यम से। लेकिन अमेरिका में ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पावर नहीं है जुडिशियल रिव्यू की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां की अलग अलग प्रकार की जजमेंट्स के माध्यम से एक चीज तो स्टैब्लिश करती, दैट इन अमेरिका एनी लॉ वेदर पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर और फेडरल, इफ इट वायलेट्स द बिल ऑफ राइट्स, जो वहां के फंडामेंटल राइट्स हैं, सच लॉ कैन बी स्ट्रक डाउन ऑन सच ग्राउंड्स, ठीक है ना। उस लॉ को ये मार्बरी वर्सेस मेडिसिन एक पहला केस हुआ था, मार्बरी वर्सेस मेडिसिन, मैं बताऊंगा, ठीक है नेक्स्ट क्लास में। मार्बरी वर्सेस मेडिसिन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जुडिशियल रिव्यू की पावर एक्सरसाइज की थी, ठीक है। और इसी जुडिशियल रिव्यू से पावर से मोटिवेट होके वी इनकॉर्पोरेटेड इट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक फायदा था कि बना 1947 में, सब शुरू 1946 में बनना, तब तक दुनिया के बहुत सारे बड़ी कंट्रीज के, डेवलप कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे। तो कहीं ना कहीं ने उसका बेनिफिट लिया, फायदा लिया, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर, यूएस के अंदर लॉ डेवलप हुआ है कोर्ट की जजमेंट से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हमारे पास ये फायदा था कि हमारे को डेवलप्ड लॉ और डेवलप्ड प्रेसिडेंट हमारे सामने थे। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन थे, हमने तकरीबन 60 कॉन्स्टिट्यूशन से कंसल्टेशन की, 60 कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कंसल्टेशन की, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा लिए। जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से उठा लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से उठा लिया, डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आयरलैंड से उठा लिया, उसी प्रकार से बिल ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लिया, ठीक है। अमेंडमेंट की पावर जो है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठा ली, राइट। उसी प्रकार से सोशलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो, या फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लिया। तो ऐसे करते करते हमारे पास एक फायदा था कि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल प्रेसिडेंट्स थे जिनका फायदा उठाकर हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कर लिया, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए। इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन राइटिंग क्वेश्चंस ऑन पॉलिटी, तो इसीलिए आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की डेवलपमेंट एटलीस्ट पढ़ो। भारत में पहला कौन सा एक्ट पास हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, देन पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, देन चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853, देन 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देन 1862 काउंसिल एक्ट, 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये सारे के सारे एक्ट्स को पता होना चाहिए आपको, बेसिक्स, ठीक है ना। तो आई होप श्योर कि ट्यूसडे वाली क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दीज लॉज, ठीक है।
तो विद दिस, और याद रखना नेक्स्ट सैटरडे वी हैव अ टेस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट का पहला हिस्सा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो विद दिस विल एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। चलो मिलते हैं ट्यूसडे को। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।